नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज त्रिपाठी। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के बारे में, जो कि भाई बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रेलवे के लिए भी और एसएससी के लिए भी। और इस चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर बात की जाए रेलवे की तो 25 नंबर का है ये, और एसएससी में बात की जाए तो भाई जीके जीएस का भी पार्ट है। और मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आरआरबी के लिए जो रेलवे में साइंस का 25 नंबर का पोर्शन रहता है उसके लिए मैं सेपरेट प्लेलिस्ट में वीडियोस डालूंगा। और एक जनरल साइंस का जो मैं बना रहा हूँ वो मैं खाली सिर्फ और सिर्फ जो एसएससी है उसमें ये सारी चीज़ें रखूँगा, ठीक है। और जहाँ तक एसएससी की बात है तो मैं इसमें वो टॉपिक लेके चलूँगा जो एसएससी सिलेबस में है, और आपको जो मैं पढ़ाऊँगा एसएससी से रिलेटेड जनरल साइंस उसमें मैं आरआरबी को भी कवर करूँगा। और जो टॉपिक उसमें नहीं होंगे और आरआरबी में आते हैं उनको अलग से प्लेलिस्ट में अपने यहाँ डाल दूंगा और उसमें सिर्फ रेलवे लिखा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई बात करें सेल्स की, तो क्या होता है सेल्स। सेल देखिए, आप लोगों ने एटम तो पढ़ा ही होगा। एटम पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि भाई कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले लो, या कांच है थोड़ा सबसे छोटा हिस्सा, लास्ट स्टेज जो टूट नहीं सकता, सबसे छोटा कण, उसे क्या कहते हैं, एटम। उनसे मिल करके मटेरियल जो है सब बना ही है, सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, तो मैंने लिखा है एनीथिंग, या कोई बात नहीं, एनीथिंग जो सांस लेता हो और उसके अंदर जीवन हो उसे हम लोग सेल्स कहते हैं। अब बात की जाए फादर ऑफ बायोलॉजी की तो अरस्तु का तो नाम सब लोग जानते होंगे। जो टीचर की तैयारी करते हैं उनके लिए तो भाई इम्पोर्टेंट है अरस्तु। उसके अलावा अगर बात की जाए बायोलॉजी, तो भाई बायोलॉजी को अगर मैं डिवाइड करूं, जैसे बायो के बारे में बात करूं तो बायो का मतलब है जीवन, और लोगी का मतलब है स्टडी। थोड़ा सा लग रहा है तबियत गड़बड़ है। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स क्या कहलाता है, बायोलॉजी। और बात करूं मैं कि ये टर्म किसने दिया, तो लेमार्क और ट्रेवर नियर्स ने। अब सेल्स सेल्स की खोज किसने की, तो भाई हमारे यहाँ रॉबर्ट हुक थे। हमारे यहाँ क्या रॉबर्ट हुक थे, ये वैज्ञानिक थे। 1600 समथिंग में इन्होंने खोज की थी। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ था, उसकी छाल ली। छाल लेने के बाद क्या किया, उस छाल को माइक्रोस्कोप में रखा तो इस तरीके की स्ट्रक्चर निकल के आई। तो एक क्वेश्चन बनता है कि भाई किस तरह की स्ट्रक्चर देखी थी उन्होंने, तो हनीकॉम्ब। और क्या लिया था, कोर्क ऑफ ट्री लिया था, ठीक है। और किस तरह का दिखता था वो, हनीकॉम्ब की तरह था। उसमें ये कंपार्टमेंट थे, ये सब कंपार्टमेंट थे। तो इसी कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या कहा, सेल्यूलाई। और यही सेल्यूलाई क्या बना, सेल बना। एक तरीके से इन्होंने कॉइन किया ये वर्ड, कॉइन वर्ड सेल, एक तरीके से कॉइन किया इस वर्ड को, इनकी बदौलत सेल निकल के आया। तो ये क्या कहलाए, फादर ऑफ सेल कहलाए। फिर हम बात करते हैं पुरकिंजे की। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म खोजा। प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई, ये फ्लूइड है। आप देखिए मैंने एक सेल बनाया है, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो है लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड हिस्सा, और इसे ही कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। अब कहेंगे सर प्रोटोप्लाज्म बता दिए, करता क्या है भाई, ये सुरक्षा देता है किसको। अब जैसे ये सेल्स है, इसके अंदर कई ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है, डबल ऑर्गेनल होते हैं, सिंगल भी होते हैं। तो इन ऑर्गेनल्स को जो सिक्योरिटी होती है ताकि लोग आपस में टकराए ना, उससे बचाने के लिए ये फ्लूइड इनके बीच में होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसकी खोजकर्ता कौन थे, पुरकिंजे। अभी तक जितना पढ़ा सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो भाई वो इतना आपको समझ में आया होगा। अब कुछ चीज़ें जानते हैं। अब बात करूं साइंटिफिक नेम की,
इसे क्या कहते हैं? साइटो। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। क्लियर? तो भाई अगर मैं पूछूं साइंटिफिक नेम क्या है? साइटो है। स्टडी ऑफ सेल क्या है? साइटोलॉजी है। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझते हैं। ठीक, ये मैं आपको दो बताने जा रहा हूं। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल है, ये कोशिका आधारित है। ठीक। सेकंड है न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस के आधार पे बात करूं तो ये दो तरीके का है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्लियर? और इधर बात करूं तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। भाई ये सिंगल सेल से बने होते। एग्जाम्पल अमीबा का ही ले लेते, ज्यादा बड़ा नहीं ले चलते। और मल्टी सेलुलर, भाई नाम से ही पता चल रहा है मल्टी है। ये किससे बना होता है? मल्टीपल सेल से। अब भाई इसको एक चीज ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक क्या होता है कि भाई एक तरीके से ये अनमैच्योर्ड होते हैं, और सबसे पहला भी कह सकते हैं, सबसे पहले यही कोशिकाएं जो है यहाँ पर आई थी। तो इसको जानते हैं हम लोग कि एक तो ये अनडिफाइंड होते हैं, और एक अनडेवलप्ड होते हैं। ठीक। अगर किसी को देखो, मैं इसका एक 11वीं का एक डालने वाला वीडियो जो मैं सेपरेट बनाऊंगा, जिसमें बायोलॉजी ही स्पेशल डालूंगा, उसमें मैं इन सब चीज़ों के बारे में, इसके बारे में चाहे प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, बड़ा ही विस्तार से समझाऊंगा। फिलहाल तो ये जनरल साइंस है, तो जो रिलेटेड है एग्जाम से वही हम लोग समझेंगे। अब यूकैरियोटिक क्या होता है? वेल डिफाइंड एंड वेल डेवलप्ड। अब बात करूं मैं प्रोकैरियोटिक की, तो यार इसका एक न्यूक्लियस होता है ना, उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है कि ये पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं होता है। और मैं बात करूं यूकैरियोटिक की, तो ये यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड होता है। ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लूं प्रोकैरियोटिक का, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, यूरो, न्यूमिक, लाइफ ऑर्गेनिज्म। भाई पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का एक प्रकार है। देखा जाए हम लोग कहते हैं 0.3 का माइकोप्लाज्मा साइज है, सबसे छोटा ही है, लेकिन इससे भी कम साइज होता है पीपीएलओ का। लेकिन भाई हमारी जो एनसीईआरटी सीबीएसई कहती है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा, हम लोग कहेंगे माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है। तो ये दो एग्जांपल मैंने माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ दिए प्रोकैरियोटिक के लिए। अब बात करूँ यूकैरियोटिक के लिए, तो भाई इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो एग्जांपल होता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये इसका एग्जांपल है। तो ये इस तरीके से इसका एक क्लासिफिकेशन होता है।
तो भाई ये हो गया, तो हम लोग कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में समझे, क्या हिस्ट्री है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेते हैं। चलिए, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग आगे पीछे बढ़ा के देख लीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। और जहाँ तक है कल 8 से 10 मैं कोशिश करूँगा 8 से 10 बजे की क्लास लूँगा, उसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा और ये 2 घंटे की क्लास रहेगी और मैं लाइव पढ़ाऊँगा, लाइव टोटली लाइव पढ़ाने वाला हूँ। 2 घंटे में पूरा लाइव पढ़ाऊँगा और उन 2 घंटे में मैं आपके 2 चैप्टर कल ख़त्म कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं जहाँ तक है एक इंडियन ज्योग्राफी का मिट्टी ले लूँगा और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ख़त्म करा दूँगा कल। चलिए आगे बढ़े। तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल और एक ह्यूमन का मैं डाल देता हूँ, ह्यूमन में, और हाँ ह्यूमन बॉडी डाल देता हूँ। चलो, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या कहलाएगी? माइको प्लाज्मा। और ह्यूमन में बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल होगी स्पर्म। और अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल की तो ये होगा ऑस्ट्रिच एग। और इधर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल की तो ये होगा ओवम, ठीक। और अगर मैं बात करूं ह्यूमंस में लॉन्गेस्ट सेल, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? न्यूरॉन, ठीक। और मैं एक बात करूं कि विदाउट डिवीजन सेल इन ह्यूमन, भाई ऐसी कौन सी कोशिका जिसमें विभाजन ही नहीं होता? तो हम लोग लिखेंगे न्यूरॉन। लेकिन अगर पूछ दे कि भाई ऐसा कौन सा है न्यूरॉन के अंदर कि जिसमें विभाजन होता है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर एक्सियल टेंडन बना होता है, इधर डेंड्राइट्स होता है, इनके बीच में होता है क्या? गिलियम सेल। कितना होता है? 10%। और इन्हीं गिलियम सेल में क्या होता है? विभाजन। अब बात कर लूं मैं कि 24 आवर या डिवीजन इन सेल, तो वो कहाँ होता है? लीवर में होता है भाई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विभाजन जो है लीवर में होता है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिक आइटम आते हैं ना, कोई भी टॉक्सिक आइटम आए, ठीक, तो उस समय क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ सेल्स होती है जो निर्माण किया जाता है लीवर के द्वारा। तो लीवर जो है, मान लो सपोज एक आदमी दारू पी रहा है, ठीक है, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो उनसे लड़ लेती हैं, अच्छे से लड़ती हैं। और मान लो कोई आज दारू पी रहा है, मान लो शराब पिया या कोई टॉक्सिक आइटम लिया, तो वो जो सेल्स होती हैं वो क्या करती है? उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं। और जब लड़ती हैं उन टॉक्सिक आइटम से, जैसे किसी ने शराब लिया उसमें टॉक्सिक आइटम तो रहेगा ही, अच्छी तो है नहीं, तो उन टॉक्सिक आइटम से लड़ने के लिए लीवर के पास कुछ अपने सेनापति होते जिन्हें भेज देता, जा भी जा तू समान मोर्चा। अब वो लड़ता है, बचाता है लीवर को। लेकिन क्या होता है कि जो आदमी डेली पीता है ना, तो एक टाइम पर क्या होता है कि भाई अब सेल्स तो बना रहा है लेकिन टाइम तो लेगा ही उसे डेवलप्ड होने में, ठीक होने में। तो जो रेगुलर पीते हैं भाई, उनके पीने से बड़ा दिक्कत भी हो जाता है लीवर के अंदर।
क्योंकि भाई अगर डेवलप नहीं हुई सेल तो दोबारा लड़ नहीं पाती और लीवर क्या था, फूलने लगता है। इसलिए अगर कोई पीने वाला भी है तो मैं ये कहूँगा कि भाई महीना 2 महीना लेकर पियो, वरना पियो मत, अच्छी चीज़ तो है नहीं। चलिए, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो चीज़ें थी जो मुझे बताना था आपको। अब एक चीज़ और है कि कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं इसमें कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर की। ठीक है, तो एक थे एंटीनोविन ल्यूबिन हॉक। ये कौन थे? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ही फाउंड लाइव सेल इन पॉइंट। भाई एंटीनोविन ल्यूबिन हॉक जो थे वो एक माइक्रोस्कोप हमेशा अपने पास रखते थे, कहीं दांत खुरस दिए, कहीं कुछ खुरस दिए। उनकी आदत थी लगा लगा के देखना, और ये जो उनकी हरकत थी उसने, इसकी वजह से वो क्या बन गए? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। साथ ही साथ एक दिन लेक में उन्होंने देखा लगा करके कि भाई चीज़ों का मूवमेंट, तो इस तरीके से उन्होंने लिविंग सेल की खोज की। ठीक, तो यहाँ तक हम पहुँचे। अब जाकर के डेवलपमेंट होता है किसका? सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी भी समझेंगे। उस टाइम पर क्या था कि दो वैज्ञानिक थे, जॉन मैथायस स्लाइडन और कौन थे? जॉन मैथायस स्लाइडन थे और थे अपना थियोडोर स्वान। तो इन दोनों का भी समझ लेते हैं क्या सिचुएशन था। सेल थ्योरी आई उसके बाद। सेल थ्योरी भाई, अगर राइटिंग में दिक्कत हो, मतलब राइटिंग अगर मैंने अच्छी ना या रॉन्ग लिखा हो तो क्षमा कर देना भाई। जॉन मैथायस स्लाइडन और थियोडोर स्वान। ठीक, और उससे भी पहले एक चीज लिख लीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। अब जानते हैं, इन्होंने थ्योरी दी 1838 में, इन्होंने दी 1839 में। और भाई ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी? तो दोनों का ही नाम बताना है, मैथायस स्लाइडन और थियोडोर स्वान। कई कई जगह ये दे दिया जाता है स्लाइडन और स्वान। क्लियर? अब जर्मन बॉटनिस्ट, क्लियर, और ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, प्लांट सेल और इन्होंने एनिमल सेल। ठीक, फाउंड सेल वॉल, और इन्होंने क्या बताया कि ऑल प्लांट आर मेड
by cell and its product। इन्होंने क्या कहा, cell wall is unique product in plant। सेकेंड कि all animal are made up of cell and its product and the function performed by living thing is sum total of cell। भाई थियोडर स्वर्ण ने क्या बताया कि जो एनिमल सेल है वो क्या है, यूनिक प्रोडक्ट है सेल वॉल का। सेल वॉल जो है यूनिक प्रोडक्ट है प्लांट सेल का। उसके अलावा क्या बताया इन्होंने भी कि भाई सभी लोग किससे बने हैं, सेल से बने। और हम लोग मान लीजिए मैं आपके सामने एक्टिंग कर रहा हूँ या मैं मूवमेंट कर रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ या मेरा जो शारीरिक ढांचा है, पूरा स्ट्रक्चर जो है ये किससे बना है, सेल्स से बना है, उसके प्रोडक्ट से बना है। और जो ये मेरा मूवमेंट या जो भी मैं एक्शन कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये क्या है, तो ये जो चीज़ है ये सम टोटल है जो एक्ट परफॉर्म किया जाता है सेल्स का अंदर। तो इसके कारण सेल जो है एक तरीके से स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट भी कहलाता है। चलिए एक छोटा सा सर न्यूक्लियस खोजा रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सेल थ्योरी है, जॉन मैथायस स्लाइडन 1838 में थी, बॉटनिस्ट थे जर्मनी के। प्लांट सेल पे रिसर्च किया, सेल वॉल पाया, बताया कि भाई प्लांट किससे बने, सेल उसके प्रोडक्ट से। इन्होंने क्या बोला, यूनिक प्रोडक्ट है सेल वॉल, और जितने भी एलिमेंट्स एनिमल वगैरह हैं सेम सेल के ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारा जो स्ट्रक्चर निर्माण हुआ है और जो हम फंक्शन कर रहे हैं, चाहे मैं बाहर कुछ भी कर रहा हूँ, अपना हाथ मूवमेंट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो सेल्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर इस एक्ट को करने के लिए फंक्शन करते रहते हैं। तो इस तरीके से सेल को क्या कहा गया, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा गया लाइफ का। पापा तो भाई आगे आते हैं सेल थ्योरी पर ही। जैसा मैंने बताया, शॉन स्लाइडन ने ये तो बताया कि चलो सेल से बने हैं, लेकिन ये कैसे, मतलब किस तरीके से बने हैं, सेल से बने, सेल से बने ठीक, लेकिन किस तरीके से सेल से बने क्लियर ही नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, एक आए रुडोल्फ विरचाव। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने मॉडिफाइड किया। मॉडिफाई ये करके बताया कि ऑल सेल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम इट्स pre-existing cell।
इसके बाद क्या पता चला कि जितने भी सेल्स हैं वो डेवलप्ड हुए हैं अपनी ही एग्जिस्टिंग सेल से। इस तरीके से इन्होंने मॉडिफाई कर दिया और बताया कि जो पहली कोशिका है, पुरानी कोशिका है, उसी से ही नई कोशिका का जन्म होता है। ठीक है। और आगे चल के हमें सेंट्रोसोम के बारे में पता चला, बाबेरी जिन्होंने बताया। तो सेंट्रोसोम से हमें पता चला कि भाई वो रोल प्ले करता है कोशिका विभाजन के लिए सेल के अंदर। ठीक है। ये जो था पूरा डेवलपमेंट था। ठीक। और इन्होंने हमें क्या बताया, सेल डिवीजन। अब एक कोशिका का मैं आपको बना के दिखाता हूं स्ट्रक्चर। ये है एनिमल सेल। ये एक बाहर सुरक्षा कवच है। इसे कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना मॉलिक्यूल का, ये दो तरीके से करता है। एक तो एक्टिव करता है, डिफ्यूजन। बस हमें जो यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है इतना समझना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है मॉलिक्यूल का। अब ट्रांसपोर्ट कैसा, अरे भाई हम लोग जैसे सब्जियों की लेने जाते हैं ना मार्केट में, हमें कुछ घट जाता है घर में लेने जाते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर में कुछ एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होंगी। कुछ कहते हैं कि हमारे शरीर से जो कचरा है उसे निकालना होता है। तो एक तरीके से इन सब के लिए सेल मेम्ब्रेन का काम करता है। उसके अलावा सभी अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक। और देखा जाए तो हमारा शरीर बहुत सारी असंख्य लाखों कोशिकाओं से मिलके बना है। और एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कैसे। हमारा जो सेल है ये डेवलप करता है टिश्यू को, टिश्यू डेवलप करता है ऑर्गेन को, उत्तक होते हैं। इसके बाद ऑर्गेन मेरे यहाँ दिख रहे हैं, लीवर है इधर लेफ्ट साइड में, किडनी, ओ हार्ट है, लीवर, किडनी, ये सब क्या है, अलग अलग ऑर्गेन है। और अगर मैं इन ऑर्गेन को मिला दूं एक साथ तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। और ये सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हमारा ये जो शरीर है वो क्या है, हाड़ मांस का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये डायग्राम बना करके दिखाता हूं। इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। ये एसपी और आरपी और ये डॉट 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 डॉट, ये जो ना पार्ट है, यहाँ पे जो डॉट है इसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। ठीक है। अब आगे आते हैं वी, इसे कहते हैं वैक्यूओल। हमारे शरीर का 70% पानी यहीं पर ही रहता है। अब लाइजो, ये गुंडा है पूरा, ये क्या रिलीज करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका काम क्या है कि भाई देखो हमारे अंदर जितने भी ये ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, ये जो ऑर्गेनेल है
इनका एक टाइम पीरियड होता है, और जब वो टाइम पीरियड ही अपना पूरा कर लेते हैं ना, तो इनके मरने का टाइम होता है। मतलब जैसे हम लोग हैं, बच्चे बड़े हुए बूढ़े हुए मर गए, फिर हम लोग ले गए फूक दिए, कहीं दफन कर देते हैं, अलग अलग में अलग अलग रिवाज है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लाइजोसोम जो है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है जो भी मर जाता है, जिसकी टाइम पूरा हो जाता है या जो खराब स्थिति में पहुंच जाता है, और उसको क्या करता है, पचा लेता है। और साथ ही साथ जब ये खुद भी बूढ़ा होता है, जब ये खुद भी बूढ़ा होता है, तो उस टाइम पर ये खुद को पचाने के लिए क्या करता है, खुद को फाड़ देता है और अपने आप को एकदम पूरा फाइनली क्या कर देता है, पचा लेता है खुद से ही। उसके बाद जब ये खत्म हो जाता है फट करके, और इसी के कारण इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बॉम्बर भी इसका नाम है। अब कहोगे सर ये तो मर गया, ये तो मर गया, कैसे है, अब क्या होता है, फिर यहाँ आता है गोलगी बॉडी। और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, मतलब ये हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो ये जो ऑर्गेनल है गोल्गी बॉडी, ये क्या करता है, ये मदद करता है जब लाइसोसोम खत्म हो जाता है उसके निर्माण में। फिर ये आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस है भाई ये। अब बात करते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, न्यूक्लियस मास्टर जो सब पे निगरानी रखता है, सबको काम बताता है। अब अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूं तो इसके अंदर ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक। और इन्हीं क्रोमोसोम को और खोल के देखा जाए तो उन क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या मिलता है हमें, डीएनए, आरएनए, ये सब मिलता है हमें, ठीक है। तो ये जो है एक ह्यूमन सेल के बारे में बताया मैंने, ये एक ह्यूमन सेल का है पूरा स्ट्रक्चर ये, ठीक। तो अब मैं इसके बराबर में प्लांट सेल बनाने वाला हूं। ठीक है, तो अब कुछ चीजें और मैं बना देता हूं इधर। देखिए इनके पास एक बाल होता है, बालनुमा। ये बड़े वाले जो होते हैं फ्लैजिला और सीलिया। अब बात करूं, यू प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं लेकिन पिलिया कहलाते हैं वो लोग, और उनका अलग है, वो हम समझेंगे। ठीक, दरवाजा। और इनके बीच में फ्लूइड पड़ा रहता है, फ्लूइड। ये देखो सेल मेम्ब्रेन को ना कई कई जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब ये जो फ्लूइड होता है इनके बीच बीच में, ये पूरा इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो इस तरीके से हमारी पूरी स्ट्रक्चर बन के निकल के आती है। वैक्यूल्स पानी रहता है, सेंट्रोसोम विभाजन करता है, फ्लैजिला और ये चिलियन इस पूरी कोशिका में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनको एक तो मूवमेंट देता है, मूवमेंट तो देता ही है, साथ ही साथ क्या करता है कि कभी कभी इन्होंने एक्स्ट्रा खा लिया और थोड़ा सा पेट ज़्यादा हो गया तो कहते हैं ला बेटा तेरा प्रोटीन हम ले लेते हैं, तो ये एक तरीके से उन चीज़ों को खींच लेता है, पचा लेता है। और जो हमारा कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक फ्लूइड रहता है, फ्लूइड रहता है और ये प्रेजेंट रहता है हमारे क्या पूरे सेल के अंदर, और ये इन ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट से बचाता है ताकि ये टकरा के खत्म ना हो। चलिए, तो भाई अब हम लोग शुरू करते हैं एक अगला स्ट्रक्चर जो कि प्लांट का है, उसको भी तो भाई अब मैं ये जो है इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमारा प्लांट सेल है, इसके बाहर सेल वॉल भी है, अंदर मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन ये क्या है, सेल वॉल ये बना होता है फोस्फोलिपिड से, फोस्फोलिपिड से ये बना होता है। ह्यूमन की बात करें सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड प्रोटीन से बना होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। वैक्यूल्स पाया जाता है, ये कैसा रहता है, स्क्वायर चकोर। ठीक, न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ER पाया जाता है, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर मैं बात करूं तो ये ना लिख के मैं सीधे राइबोसोम लिख देता हूं। राइबोसोम हम लोग समझेंगे, आप कहेंगे सर फिगर बताया उसमें लिखवाया नहीं, भाई उसमें था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जो रफ पार्ट होता है, जो रफ स्पेस होता है उसी में ही राइबोसोम रहता है, और जो कि प्रोटीन बैग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म तो बीच बीच में रहेगा। ठीक,
यहाँ पर होता है प्लास्टिड। ठीक, और ये 3 तरीके का होता है प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्स देता है, क्लोरोप्लास्ट जो है आपका फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें रहती हैं। ठीक है, इसमें कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रियोल रहता है। और बात करूं तो गोल्गी बॉडी, तो ये जो है हमारा क्या है, ये प्लांट सेल स्ट्रक्चर। देख लीजिए भाई, वैक्यूल्स है, चकोर रहता है, उसका स्मॉल रहता है, प्लास्टिड, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। अब एक जो है इसका डिफरेंशिएशन मैं बता देता हूँ प्लांट सेल एनिमल सेल में, फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग एक एक पार्ट को देखते हुए चलेंगे। सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, आप यहाँ नोट कर लो। ठीक, इन स्मॉल प्लांट सेल डिवीजन डन बाय सेंट्रोसोम। फिर दूसरा, इन ट्री सेल डिवीजन परफॉर्म बाय सेल। अगर मैं बात करूं कि भाई छोटे प्लांट में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कैसे होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा, और ट्री में कैसे होता है, तो सेल प्लेट के द्वारा जो है ये विभाजन होता है। तो भाई मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, एक डिफरेंशिएशन देखेंगे, फिर बाय पार्ट एक एक चीज समझते हम लोग चलेंगे। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि ह्यूमन मतलब एनिमल और प्लांट सेल का हो जाए, और कल हम लोग थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी समझेंगे, जिसमें हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होप सो सारी चीज़ें मैं कर लूँगा, और होगा तो मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी चीज़ें लेकर के आऊँगा। ठीक, आज भाई प्लांट एनिमल, भाई यहाँ पर जो है ये अलग है, यहाँ पर भी प्लांट का अलग है। ये जो इसमें मैं आपका रखने वाला हूँ ये दोनों के लिए कॉमन है। इसमें मैं बात करूँ सिलिया एंड फ्लैजिला है, ठीक है, वैक्यूल है, क्योंकि ये स्मॉल है, होता दोनों में लेकिन डिफरेंट रहता है। वैक्यूल इसमें भी है, और ये कैसा है वैक्यूल, ये स्क्वायर है। फिर सेल वॉल, फिर अपना प्लास्टिक। अब भाई कॉमन देख लेते दोनों में। अब ये दो चीजें तो अलग है, ये एनिमल में है, ये प्लांट में है। अब इनका कॉमन देख लें,
गोल्गी बॉडी कॉमन है, सेंट्रोसोम कॉमन है, न्यूक्लियस कॉमन है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमन है, प्रोटोप्लास्ट। तो भाई ये चीज हमारा जो है कॉमन आ गया है, और बाकी जो हमारा अनकॉमन है दिखाई दे रहा है कि नहीं? गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटोप्लाज्म। चलिए, हाँ, एक सेल मेम्ब्रेन और लिख लो, सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो भाई ये जो है, अब मैं बात करूं कॉमन सेल इन प्लांट, वैसे इनको ऑर्गेनेल कहते हैं, इन प्लांट एंड एनिमल। तो क्या क्या है? आप कहेंगे सर एक तो गोल्गी बॉडी है, आप कहेंगे सर एक तो सेंट्रोसोम है, आप कहेंगे सर एक तो न्यूक्लियस है, आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया है, लिख लेना भाई, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कॉमन अनकॉमन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ईआर कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और प्रोटोप्लाज्म। चलिए, हो गया क्लियर? तो भाई आपके पास रहेगा, आप इसको कर लीजिएगा। ये मैंने नीचे कॉमन रख दिया है, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। पापा चलो सो गए क्या? अब आ जाते हैं भाई ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ये दो पार्ट कंसिस्ट करता है। एक तो होता है स्मूथ पार्ट, ये क्या करता है? रिलीज करता है फैट। यहां पर गोल 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 चित्ते होते हैं, डॉट होते हैं, रफली पार्ट होता है। ठीक है। अब ये जो रफ पार्ट होता है ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग? यहीं पर जो ये डॉट डॉट रहता है, इसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। और ये क्या करता है? रिलीज प्रोटीन हाउस ऑफ प्रोटीन।
सॉरी, थोड़ा सा फोन मेरा गिर गया था। ठीक है, तो भाई ध्यान रखो, दो पार्ट होते हैं। रफ पार्ट को कहते हैं हम लोग, मतलब ये रफ पार्ट होता है, ये पूरा रफ पार्ट है। और यहीं पर ही ये जो डॉट डॉट होते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम लोग राइबोसोम। क्लियर? तो राइबोसोम का साइज होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। अब 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, एस पाया जाता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। और S का मतलब होता है सेडिमेंट कोएफिशिएंट। अभी क्या होता है, ये यूनिट तो है, साथ में ये टेस्ट होता है, ठीक है। फ्लूइड के अंदर राइबोसोम पास किया जाता है, जो पहले चला जाता है वो आपका 80S होता है, जो बाद में जाता है वो 70S होता है। और इस तरीके से जो राइबोसोम्स की पहचान की जाती है, उनके साइज की, उसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट टेस्ट। क्लियर? तो ये कहानी है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेल है हमारे सेल के अंदर, उसके अंदर रफ पार्ट है जहाँ पर राइबोसोम है, वहीं मतलब जहाँ पर रफ पार्ट है वहीं पर ही राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। और वो क्या करता है, प्रोटीन रिलीज करता है। इस तरीके से राइबोसोम का साइज पूछे तो दो तरह का है, 70S 80S। और ये हमारा पूरा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है। ये लिखा हुआ है। अब आ जाओ लाइसोसोम। ठीक, ये क्या करता है, ये डाइजेशन करता है। जो ऑर्गेनेल मर जाते हैं उनका डाइजेशन करता है। क्या छोड़ता है ये, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। क्या करता है, सीव आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट वायरस अटैक। भाई अलग अलग वायरस अटैक से भी हमारे शरीर को बचाता है। उसके अलावा दी ऑर्गेनल which does not work properly, so lysosome release hydrolytic enzyme on it and digest those organelles। एक तो ध्यान रखना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स छोड़ता है। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आफ्टर completing
his own time, he also destroy her self. That is the reason it is also called as suicide bag. तो होप्स आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बचा कुचा ख़त्म करेंगे। बचा हुआ ख़त्म करेंगे उसमें, और अगले वीडियो में हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे और अगला वीडियो जल्दी आएगा। अगला वीडियो जल्दी आएगा और मेरी एक प्लानिंग है कि जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। तो लाइसोसोम का अगर समझें तो क्या करता है, ऑर्गेनेल जो होते हैं सेल्स के अंदर उनको पचाता है, पचाने के लिए क्या छोड़ता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है, छू छू स्वा फिनिश, हमारी बॉडी को बचाता है डिफरेंट वायरस अटैक से। ऑर्गेनेल्स जो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो क्या करता है, हाँ भाई क्यों नहीं काम हो रहा तेरे से, छोड़ता है, सीधे रिलीज करता है और इन सबको मॉनिटर करता है न्यूक्लियस, रिलीज करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और उनको पचा डालता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये खुद भी बूढ़ा हो जाता है। तो जब खुद बूढ़ा होगा तो भाई ये बड़ा ईमानदार आदमी है, उस वक्त क्या करता है, अपने आप को फाड़ देता है। और जब अपने आप को फाड़ देता है तो इसके एंजाइम से ये खुद भी पच जाता है। अब उसके बाद जब ये ख़त्म हो गया तो क्या भाई फिर निर्माण शुरू हो जाता है, सेंट्रोसोम लग जाता है दोबारा बनाने में। लेकिन इसके बनाने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका गोल्गी बॉडी। और एक चीज़ और है, ध्यान रखिएगा, राइबोसोम खोज करता, डिस्कवरर बोल सकते हैं, पेलोड। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई देखो फैक्चुअल से चलेंगे और अच्छा करेंगे। और मेरे वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब तो करना ही, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।